नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है और वहीं पर एक चकेरी नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला रामवीर सिंह जो कि पेशे से एक हलवाई होता है। इस गांव के अंदर रामवीर सिंह की एक मिठाई बेचने की दुकान भी होती है। दुकान भी अच्छी खासी चलती थी और रामवीर जो है वो इस दुकान से अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। रामवीर के घर का गुजारा जो था वो इसी दुकान के बलबूते पर चलता था। रामवीर के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम गायत्री होता है और जो ये रामवीर सिंह होता है दोस्तों, उसकी इकलौती बेटी भी होती है जिसका नाम संजना होता है। संजना जिसने 2 साल पहले 12वीं की कक्षा पास कर ली थी और इस समय जो संजना थी वो अपने घर पर रहकर घर के कामकाज किया करती थी, क्योंकि संजना की माँ जो गायत्री देवी थी वो हमेशा ही बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी अब संजना के ही कंधों पर आ जाती है। और जब भी संजना का पिता रामवीर सिंह घर दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर में चला जाया करता था और संजना तब दुकान संभाला करती थी। यहाँ तक इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। आखिरकार फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों, जिसमें 5 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का समय हो रहा था और जो ये रामवीर था वो अपनी बेटी संजना से कहता है कि बेटी, आज दुकान का थोड़ा सा सामान जो है वो खत्म हो गया है और मैं दुकान का सामान खरीदने के लिए आज मैं शहर जाना चाहता हूँ, तो मैं 2-3 घंटे के बाद ही अब घर लौट करके आऊंगा और तब तक तुम दुकान का सारा कामकाज देखते रहना। बेटी संजना जो है वो अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप जाइए शहर से सामान लेकर आइए और दुकान तब तक मैं संभालती हूँ। और बस इतना बोलकर रामवीर जो है वो अपने घर से कुछ पैसे लेकर के शहर में चला जाता है। 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब जो ये संजना होती है वो भी अपनी दुकान पर चली जाती है और दुकान पहुंचकर साफ सफाई करती है और फिर उसके बाद दुकान के अंदर बैठ जाती है। 2-4 ग्राहक मिठाइयाँ खरीदने के लिए भी आते हैं और ये ग्राहक जो है वो मिठाइयाँ खरीद करके अपने घर पर वापस भी चले जाते हैं। और इस समय संजना जो थी वो अपनी दुकान में बिल्कुल ही अकेली बैठी हुई थी और अब उसी समय इस दुकान के अंदर एक सूरज नाम का लड़का आता है। अब सूरज दोस्तों एक ऐसा लड़का था जो कि गलत तरीके का होता है, यानी कि हमेशा ही वो गलत लड़कियों, गलत और गंदी नजर लड़की और महिलाओं पर रखा करता था, क्योंकि जो सूरज के पिता है वो एक पुलिस स्टेशन में पुलिस दरोगा होता है और बस इसी वजह से सूरज का चाल चलन और चरित्र जो था वो खराब हो गया था। सूरज जैसे ही इस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो फिर देखता है कि रामवीर की बेटी संजना जो है वो आज दुकान में अकेली बैठी हुई है और जैसे ही सूरज की नजरें संजना की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर सूरज की नीयत में कमी आ जाती है। अब दोस्तों जो ये सूरज होता है वो इसके बाद इस लड़की संजना से कहता है कि संजना, मुझे 5 किलो लड्डू चाहिए थे और अब इसके बाद संजना जो है वो 5 किलो लड्डू और फिर इसके हाथ में पकड़ा देती है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये सूरज होता है वो इस लड़की संजना से ये भी कहता है कि अपने गोरा और नरम नरम हाथों से ये सारे पैसे उधार खाते में लिख लो और अब मैं अगले महीने आकर के इन सारे चीजों के पैसे दे दूंगा। लेकिन लड़की जो है संजना होती है वो चुपचाप बैठी इन लड़कों को वो उधार खाते में लिख भी लेती है। लेकिन इस लड़के की हिम्मत फिर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इस लड़की को अकेला दुकान में देख करके सूरज इस लड़की संजना का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो संजना से कहता है कि संजना, बस तुम मुझे एक बार खुश कर दो और फिर इसके बाद जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अब जैसे ही ये बात वो संजना से कहता है तो संजना को उस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी संजना कहती है कि इसी वक्त मेरे दुकान से बाहर निकल जाओ, वरना फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन सूरज की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि जो सूरज है वो इस लड़की के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद ये लड़की जो है वो संजना सूरज के गाल पर 2 तमाचे मार देती है और इन तमाचे की गूंज जो थी वो दुकान के बाहर तक चली जाती है। और फिर इसके बाद ये लड़का सूरज जो है वो इस लड़की को धक्का दे देता है और फिर उसे धमकी देता है और कहता है कि एक दिन तो मैं तुम्हें उठा करके ले जाऊंगा और तेरे साथ वो कांड कर दूंगा कि जिसकी वजह से तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और इसी बीच पड़ोसी जन भी वहां पर कुछ इकट्ठे हो जाते हैं और पड़ोसी जो है वो बीच बचाव करवा देते हैं। लेकिन जो ये लड़का होता है वो सूरज जाते जाते इस लड़की को धमकी दे करके जाता है और फिर कहता है कि एक दिन तुझे मैं अपने बिस्तर तक लेकर जाऊंगा और तेरे साथ एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम करूंगा और इस थप्पड़ का जवाब तो तुझे बहुत जरूर मिलेगा। जब ऐसी धमकियां संजना को दी जाती है तो संजना काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी ये लड़का सूरज जो है वो अब इसके बाद यहाँ से चला जाता है और इसके बाद लड़की संजना भी अपनी दुकान बंद करती है और फिर अपने घर पर वापस आ जाती है। 2-4 घंटों का वक्त बीतने के बाद दोस्तों अब जो ये रामवीर होता है वो भी अपने शहर से दुकान से वापस लौट कर आ गया था। रामवीर सिंह ये देखता है कि जो दुकान है वो उस वक्त बंद पड़ी थी, उस वक्त ताला लगा हुआ था दुकान पर। अब रामवीर अपना सारा सामान लेकर के अपने घर पर जाता है और फिर अपनी बेटी संजना से जाकर के पूछता है कि संजना, आज तूने दुकान क्यों इतनी जल्दी बंद कर दी? लेकिन संजना तभी बताती है कि पिताजी, आज मेरा झगड़ा जो है वो सूरज के साथ हो गया था। अब जैसे ही पिता रामवीर सूरज के बारे में सुनता है तो काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। रामवीर उसे कहता है कि बेटी, वो लोग बड़े ही खानदान के लड़के हैं, एक अमीर घराने का लड़का है,
तो ऐसे लड़कों से तुम्हें बचकर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी संजना कहती है कि उसने मेरे साथ गंदी हरकतें की थी, अलग तरह की व्यवहार किया था और बस इसी वजह से मैंने उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। अब इसके बाद रामवीर कहता है कि बेटी अब आगे से इस बात का ध्यान रखना कि उसके साथ तुम्हारा कोई झगड़ा ना हो, ना तुम्हारा कोई विवाद होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब लड़की संजना जो थी वो समझदार थी, कहती है कि ठीक है पिताजी, आज के बाद मैं उस लड़के से कभी भी बात नहीं करूंगी। और इस तरीके से ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये लड़का सूरज होता है दोस्तों, अब इस लड़की संजना के साथ एक बहुत ही बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो उसके पिता रामवीर को जानते थे और ना ही बेटी संजना को जानती थी। और अब इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 15 दिन का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आता है दोस्तों जिसमें 15 दिनों के बाद शाम के करीबन 8 बजे के समय हो रहा था। और जो ये सूरज होता है वो उस समय अपनी बैठक में बैठ करके शराब पी रहा होता है और उसी समय सूरज जो है वो अपने एक दोस्त के पास रवि के फोन करता है और फिर रवि से कहता है कि रवि तुम जल्दी से मेरे बैठक में आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अब जो रवि था वो इसका जिगरी दोस्त होता है। अब रवि के पास अच्छी खासी जमींदारी थी, वो भी अमीर लड़का था और इसके बाद जो ये रवि होता है वो उसी समय अपने दोस्त इसके सूरज के पास आता है और इसके बाद सूरज और रवि इसके बैठक के अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब शराब पीते पीते दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद सूरज अपने दोस्त को ये कहता है कि रवि, मुझे रामवीर की बेटी संजना से अपना थप्पड़ का बदला लेना है। उस लड़की ने मेरे गाल पर 2 तमाचे मारे थे और उस लड़की को मुझे किसी भी हाल में उठाना है। लेकिन तभी रवि कहता है कि ठीक है, तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम उस लड़की को उठाने वाले नहीं है, बल्कि मेरे पास इससे भी बेहतर एक आइडिया है, एक योजना है। और इसके बाद सूरज कहता है कि मैं एक ऐसी, उसका दोस्त बताता है कि मैं एक महिला को जानता हूँ जिसका नाम नीलम है। अब जैसे ही वो महिला के बात कहता है तो सूरज भी सब कुछ समझ जाता है। सूरज कहता है कि ठीक है रवि, चल पहले नीलम से मिल लेते हैं। अब दोस्तों नीलम एक ऐसी महिला थी जो कि इन दोनों ही लड़कों के साथ अपना वक्त बिताया करती थी और इन दोनों से इसके बदले में वो पैसे लिया करती थी। अब इसके बाद दोस्तों ये जो सूरज और जो रवि होते हैं वो रात के 9 बजे के आसपास अपने बैठक से शराब के नशे में धुत होकर के बाहर निकलते हैं और सीधे ही नीलम के घर पर जाते हैं और फिर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। और इसके बाद खूबसूरत महिला नीलम अपने घर का दरवाजा खोलती है। नीलम यह देखती है कि उसके सामने सूरज और रवि दोनों ही लड़के खड़े होते हैं। इन दोनों लड़कों को देख करके नीलम बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जब भी ये दोनों लड़के उस महिला के घर पर जाया करते थे तो उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और इसके बाद नीलम इन दोनों लड़कों से कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, वैसे भी मेरा पति घर पर है नहीं, वो तो आज कारखाने में मजदूरी करने के लिए गया है, तो आजकल तो वो रात के ही समय में कारखाने की ड्यूटी कर रहा है। और इस तरीके से अब जो ये सूरज और जो रवि थे वो इस महिला के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जो नीलम होती है घर के दरवाजे को बंद करती है और फिर दोनों लड़कों को अपने कमरे के अंदर ले जाती है। इसके बाद दोस्तों जो ये सूरज और जो उसका दोस्त होता है वो कहते हैं कि पहले तो हम तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताएंगे और फिर तुम्हें हमारा एक काम भी करना है। और अब इस तरह से दोनों ही दोस्त मिल करके इस महिला की रजामंदी से ही इसके साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये सूरज और जो ये दोस्त करण होता है इन महिला के साथ इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं और जैसे इन दोनों की सारा काम खत्म हो जाता है दोस्तों तो फिर इसके बाद ये लड़का सूरज जो है वो इस महिला से कहता है कि नीलम, तुम्हारे ही पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम संजना है और जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, लेकिन उस लड़की ने आज से कई दिनों पहले मेरे गाल पर तमाचा जड़ा है और मुझे उस तमाचे का बदला किसी भी हाल में न लाए। तो नीलम कहती है कि तो इनमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो सूरज कहता है कि उस लड़की संजना को जैसे तैसे करके तुम्हें मेरे बिस्तर तक लाना होगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। अब जैसे ही महिला 20,000 रुपए की बात सुनती है तो फिर नीलम कहती है कि 20,000 रुपए के लिए तो मैं किसी का कत्ल भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी सूरज कहता है कि तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उस लड़की संजना को जैसे तैसे करके मेरी इस जरूरत को पूरा करवाना है। और अब इस तरीके से नीलम जो है वो इन दोनों दोस्तों की सारी शर्तों को मंजूर कर लेती है और फिर उसी समय ये लड़का सूरज जो है वो 20,000 रुपए भी इस महिला को दे देता है और फिर कहता है कि मेरा काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। और अब इसके बाद ये दोनों दोस्त इस काम को खत्म करने के बाद रात के इस समय में नीलम के घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन अब जो ये नीलम थी वो इस लड़की संजना पर नजरें रखना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो नीलम थी वो एक ऐसा कांड करने वाली थी जिसकी गूंज पूरे गांव में गूंजने वाली होती है। अब कई दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आता है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दोस्तों कि जो ये सुबह के एक दिन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है और जो ये आज ये रामवीर की पत्नी गायत्री होती है तभी वो अपने पति से कहती है कि आज मेरी दवाइयां खरीदने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा
और तभी रामवीर भी अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो वैसे भी तुम्हें डॉक्टर से भी दिखाना है, तो चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें साथ लेकर के चलता हूँ और वहीं जाकर के हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलते हैं और तुम्हारा चेकअप भी करवा लेंगे और बाकी की जो दवाइयां हैं वो भी खरीद लाएंगे। और अब इसके बाद रामवीर कहता है कि संजना तुम एक काम करो कि आज तुम दुकान बंद ही रखो, ऐसा करो कि तुम आज घर पर ही रहो और घर का ही काम काज करो। और इसके बाद जो रामवीर होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही रामवीर और गायत्री दोनों बस अड्डे की तरफ जा ही रहे होते हैं तो जो नीलम होती है इन दोनों की नजरें इन पर पड़ जाती है। अब नीलम अपने मन में यही सोचती है कि आज जो ये रामवीर सिंह और जो उसकी पत्नी है ये दोनों तो शहर जा रहे हैं क्योंकि बस अड्डे पर आए हैं और इस वक्त इसकी बेटी घर पर अकेली होगी, तो आज उसके पास बहुत ही अच्छा मौका था। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये नीलम होती है वो उसी समय अपने घर में जाती है, अपना मोबाइल फोन उठाती है और सीधे ही सूरज के पास फोन लगा देती है और फिर सूरज से ये कहती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। और अब इसके बाद जो ये लड़का सूरज होता है उसी समय नीलम के घर पर पहुंच जाता है और इसके बाद नीलम सूरज से ये कहती है कि देखो आज संजना के जो माता पिता है वो तो शहर में गए हुए हैं और इस वक्त संजना अपने घर में बिल्कुल अकेली होगी और आज तुम मौका पा करके उस लड़की के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन तभी सूरज कहता है कि मैं जैसे ही उसके घर के अंदर जाऊंगा तो फिर तो वो चिल्लाना शुरू कर देगी। तो नीलम कहती है कि पहले मैं उसे खामोश कर सकती हूँ। तो सूरज कहता है कि तुम ये काम कैसे करोगी। और तब दोस्तों इसके बाद जो नीलम होती है ये कहती है कि पास में ही एक मेडिकल स्टोर है तो तुम वहां पर जाओ और वहां से कुछ नींद की दवाइयां लेकर के आओ और फिर इसके बाद मैं उस लड़की संजना के लिए खीर बनाऊंगी और उसी खीर में उस नसूली दवा को मिला दूंगी। अब सूरज भी सब कुछ समझ जाता है। सूरज कहता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं इस दवा का प्रबंध करता हूँ। और इसके बाद जो ये लड़का होता है वो गांव के ही एक मेडिकल शॉप पर जाता है और वहीं पर एक लड़का बैठा करता था। अब दोस्तों जो ये सूरज होता है वो उस मेडिकल वाले को कई गुना ज्यादा पैसे देकर के वो उस दवा को खरीद लेता है, नींद की दवा को। और फिर उस दवाइयों को खरीदने के बाद जो ये लड़का होता है फिर से सीधा ही नीलम के घर पर जाता है और फिर नीलम को ले जाकर के वो दवाइयां देता है। और इसके बाद जो नीलम होती है ये कहती है कि ठीक है तुम आधे घंटे के बाद अब मेरे घर पर आना। और इस तरीके से दोस्तों अब जो ये नीलम होती है वो खीर बनाना शुरू कर देती है और उस खीर में ही उस दवाइयों को वो मिला देती है। अब जैसे ही खीर बन करके तैयार हो जाती है तो फिर नीलम जो है वो इस खीर को लेकर के सीधा ही संजना के घर पर चली जाती है और संजना के घर के दरवाजा खटखटाती है और संजना आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है तो संजना ये देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन चाची नीलम खड़ी होती है। नीलम जो है वो घर के अंदर जाती है और फिर संजना से पूछने लगती है कि संजना आज तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तभी जो ये संजना होती है वो बताती है कि उसके माता पिता तो आज हॉस्पिटल में शहर में गए हुए हैं क्योंकि उसकी माँ की दवाइयाँ खरीदी हैं और उनका मेडिकल चेकअप भी करवाना था और उसके माता पिता जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ही आज वापस लौटने वाले थे। अब इसके बाद दोस्तों जो ये नीलम होती है वो कहती है कि संजना तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है मुझे पता है और आज मैंने खीर बनाई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी खीर खिला दूं। तो संजना कहती है कि चाची ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो जानती हो कि सच में ही मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। और इस तरह से संजना उस खीर को ले लेती है और फिर वहीं पर बैठ करके खीर खाना शुरू भी कर देती है। लेकिन दोस्तों जो ये नीलम होती है वो संजना को अपनी बातों में उलझा लेती है। नीलम जो है वो लगातार संजना के साथ बातचीत करते रहती है, संजना भी उससे बातचीत करती है और फिर उस खीर को भी खत्म कर देती है। लगभग 15 से 20 मिनट का समय गुजरता है और इतना ही समय बीतने के बाद दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही संजना पूरी खीर को खा जाती है तो फिर वो मेको पर ही बेहोश हो जाती है। और संजना जैसे ही बेहोश होती है तो फिर नीलम जो है वो उसी समय घर का दरवाजा बंद करती है और इसके बाद नीलम जो है वो उसी समय अपना मोबाइल फोन निकालती है और सीधे ही सूरज के पास फोन कर देती है और फिर सूरज से कहती है कि जो लड़की संजना है वो बेहोश हो चुकी है तो तुम ऐसा करो कि अपने दोस्त को साथ को लेकर के इस लड़की के घर पर आ जाओ। सूरज कहता है कि मैं अभी इसी वक्त करण को लेकर के इस लड़की के घर पर आता हूँ। और इसके बाद सूरज जो है वो उसी समय घर से अपनी गाड़ी निकालता है, अपनी दोस्त करण को बुलाता है और फिर सूरज और करण दोनों ही गाड़ी लेकर के इस लड़की के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो सूरज होता है वो इस लड़की के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और नीलम घर के अंदर तभी बैठी हुई थी और आकर के दरवाजा खोलती है और फिर नीलम कहती है कि देखो संजना बेहोश हो चुकी है तो तुम इसे अपनी गाड़ी पर भी ले जा सकते हो। और इस तरह से अब सूरज और जो करण होते हैं वो मौका देकर के इस लड़की को उठा लेते हैं और सीधे गाड़ी में बैठा देते हैं और फिर गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों ये जो लड़का सूरज होता है वो इस गाड़ी को लेकर के दूसरे लड़के करण के खेत में चला जाता है और फिर वहां जाने के बाद अचानक से वहां गाड़ी रोकी जाती है। अब सूरज जो होता है वो करण से कहता है कि करण तुम थोड़ी बहुत जाकर के शराब लेकर के आओ या फिर लेकर के आए हो। तो करण कहता है कि मैं पहले से ही लेकर के आया हूँ और फिर इसके बाद दोनों ही दोस्त गाड़ी में बैठकर ही काफी देर तक शराब पीते हैं। और जैसे ही करण और सूरज को गहरा नशा हो जाता है तो फिर सूरज कहता है कि करण आज मुझे बदला जो है वो तो पूरा करने का मौका मिल ही गया। और इसके बाद दोनों ही लड़के मिलकर के इस लड़की संजना के
तन बदन से कपड़े को जुदा करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही ये काम किया जाता है तो फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के सूरज और करण इस लड़की संजना के साथ बेहोशी की हालत में गलत काम करते हैं। सूरज और करण जो थे वो दोनों लड़के इस लड़की संजना के साथ इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों का सारा काम पूरा हो जाता है तो ये सूरज जो होता है वो कहता है कि अभी मेरा काम और बाकी पड़ा है। और इसके बाद सूरज अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और इस लड़की की एक गलत तरह की वीडियो यानी कि आपत्तिजनक वीडियो बनाता है। और जैसे ही इस तरह की वीडियो बन करके तैयार हो जाती है तो फिर जो सूरज होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि जब तक ये लड़की होश में नहीं आती है तब तक इस लड़की को हम छोड़ेंगे नहीं। और इस तरीके से दोस्तों अब जो ये लड़का सूरज और जो करण होते हैं वो दोनों गाड़ी के ही अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते लगभग 3 घंटे का वक्त बीत जाता है और इतना वक्त बीत जाने के बाद अब लड़की को होश भी आ जाता है। जैसे ही संजना को होश आता है तो फिर संजना के तन बदन पर उस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। अब संजना जैसे ही अपनी हालत को देखती है तो फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसके बाद संजना की नजरें जब इन दोनों लड़कों पर पड़ती है तो फिर संजना जो है वो सोचने पर ये बात मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे हो गया। और फिर उसके बाद जैसे ही संजना गाली देने की शुरू करती है तो फिर उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है। लड़की अब ना तो बोल सकती थी, ना चीख सकती थी, ना चिल्ला सकती थी। और फिर जैसे ही इस लड़की को दोस्तों अब क्योंकि होश आ चुका था तो सूरज अब इस लड़की से कहने लगता है कि अब तो मुझे उन थप्पड़ों का जवाब तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। और अब इस तरीके से सूरज जो है वो इस लड़की संजना के साथ फिर से उसके होश में आने के बाद भी उसके साथ गलत काम करता है। और वो तब तक इस गलत काम को करता है दोस्तों जब तक कि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही सूरज ये काम कर लेता है तो फिर वो अपने दोस्त करण से कहता है कि जा तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। और इसके बाद करण दूसरा दोस्त था वो भी इस लड़की संजना का फायदा उठाना शुरू कर देता है। करण भी इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही करण की भी सारा इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर जो ये लड़का सूरज होता है दोस्तों वो इस लड़की संजना के सामने अपना मोबाइल फोन निकालता है और फिर वो सारी वीडियोस उसे दिखाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही संजना अपनी ऐसी वीडियोस को देखती है दोस्तों तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो मानो इससे बड़ा और कोई और ज्यादा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उसने अपनी ही वीडियो को अपने उस लड़के को मोबाइल में देखा वो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। लेकिन तभी सूरज इस लड़की संजना से कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को सबके ही मोबाइल पर भेज दूंगा और फिर पूरा गांव ही तुम्हारी इस वीडियोस को देखने लगेगा। अब जब ऐसी बात संजना से वो कहता है तो फिर संजना के पैरों तले से पूरी तरह जमीन खिसक गई थी। अब संजना जो थी वो काफी डर गई, काफी घबरा जाती है। और फिर इसके बाद सूरज कहता है कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ही साफ सुथरे पड़े हैं तो तुम जाओ उन कपड़ों को जल्दी से पहन लो। और फिर संजना जो है वो डरी सहमी जाकर के उन कपड़ों को पहनती है। और फिर इसके बाद सूरज अपने दोस्त करण से कहता है कि चल अब इसे वापस से इसके गांव के बाहर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो ये सूरज होता है वो इस लड़की संजना को वापस से गाड़ी में बैठा करके गाड़ी गांव की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही गांव की सीमा पर गाड़ी पहुंचती है तो फिर इस लड़की को गाड़ी से बाहर उतार दिया जाता है। और फिर ये दोनों ही लड़के जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। संजना जो थी वो जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंच जाती है और घर पर आने के बाद देखती है कि उसके माता पिता जो थे वो अब घर पर लौट करके आ चुके थे। और इसके बाद उसका पिता रामवीर अपनी बेटी संजना से पूछने लगता है कि बेटी तुम इतने घंटों से कहाँ थी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम गई कहाँ थी। तभी जो ये बेटी संजना होती है कहती है कि पिताजी दरअसल मैं अपनी एक दोस्त के घर पर गई थी और वहीं पर मैं इतनी देर से थी। और इस तरीके से संजना जो है वो अपने पिता से झूठ बोल देती है और फिर अपने आप को भी गुमराह कर देती है और अपने पिता को भी गुमराह कर देती है। और पिता रामवीर जो है वो भी अपनी बेटी की सारी बातों पर विश्वास किया करता था और इसीलिए आज भी जो बेटी उसकी कहती है वो इस बात को अच्छे से मान जाता है। अब इस तरीके से ये बात आई गई हो गई थी। लेकिन लड़की संजना नहीं जानती थी कि आगे चल करके उसके साथ और बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली थी। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि शाम के तकरीबन 5 बजे का समय हो रहा होता है और जो ये सूरज होता है वो अपनी प्रेमिका नीलम के पास फोन करता है और फिर वो उससे नीलम से कहता है कि नीलम आज तुम्हें फिर से संजना को लेकर के करण के खेत में आना होगा। तो नीलम कहती है कि भला मैं उसे खेत में लेकर के कैसे आऊंगी। तो सूरज उससे कहता है कि इस काम के लिए मैं तुझे 10,000 रुपए भी तो दूंगा। अब जैसे ही नीलम 10,000 रुपए की बात सुनती है तो फिर कहती है कि फिर तो टेंशन मत लो, मैं उस लड़की को लेकर के तुम्हारे खेत में जरूर आ जाऊंगी। और इसके बाद ये बातचीत तय हो जाती है। अब जो नीलम होती है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे ही रामवीर के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और रामवीर के घर के दरवाजा खटखटाती है। और फिर जो गायत्री होती है जो कि संजना की माँ होती है वो आकर के दरवाजा खोलती है। नीलम इसके बाद जाकर गायत्री से कहती है कि गायत्री दरअसल मुझे आज खेत में जाना है, खेत से कुछ मुझे सब्जियां लेकर के लानी है, लेकिन मैं अकेली उन सब्जियों को लेकर नहीं आ सकती और वैसे भी शाम का समय हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी संजना को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो गायत्री कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वह भी तो तुम्हारी बेटी ही जैसी है, तुम बिल्कुल ले जा सकती हो।
और फिर इसके बाद नीलम सीधे संजना के पास जाती है और फिर संजना से कहती है कि संजना चल, तुझे मेरे साथ खेत में चल है। अब संजना तो पहले पहले इस चीज के लिए मना करती है और जैसे ही वो मना करती है तो फिर नीलम उसे कहती है कि तू इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ले कि उन दोनों के पास तेरी एक वीडियो है और वो दोनों लड़के जो है वो तेरी वीडियो को वायरल कर देंगे और फिर तेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। अब संजना ये बात सुनकर के मजबूर हो जाती है और फिर इसके बाद नीलम संजना को लेकर के खेत में चली जाती है और खेत में जाने के बाद संजना ये देखती है कि वहां पर सूरज और करण जो थे वो दोनों ही लड़के इसका बेसब्री से वहां इंतजार कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के इस लड़की संजना को लेकर के खेत में बने कमरे के अंदर चले जाते हैं और आज भी सूरज जो है वो इस लड़की के साथ गलत काम करता है और अब इसका दोस्त करण भी इस लड़की के साथ इसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो फिर इस लड़की संजना को ये लोग वापस से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये बात तुम्हें किसी से नहीं कहनी है, अगर जिस दिन तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर उस दिन पूरे परिवार को तुम्हारी जान से मार देंगे और हम दोनों तो वैसे भी फंसेंगे लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। जब ऐसी ऐसी धमकियां उस लड़की को दी जाती है तो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और फिर इसके बाद नीलम और संजना वापस से इस खेत से बाहर निकलती है और फिर जो ये नीलम होती है दोस्तों, इस लड़की संजना को लेकर के वापस से इसके घर पर आ जाती है। लेकिन संजना का आज मन जो था वो काफी ज्यादा खराब हो चुका था, वो काफी ज्यादा परेशान और उदास थी और संजना अपने मन में यही सोचती है कि उसकी जिंदगी जो है वो बेहद खराब हो चुकी है। अब ये दोनों लड़के जो है वो उसकी जिंदगी को तबाह कर देंगे और सारी उम्र ये लड़के जो है वो उसे ऐसे ही मजबूरी का उसका फायदा उठाते रहेंगे। अब इस तरीके का ख्याल जब संजना के मन में आते हैं दोस्तों तो फिर संजना जो है वो अपने घर के अंदर बैठकर रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है और फिर जैसे ही उसकी रोने की आवाज उसकी माँ के कानों में पड़ती है तो फिर गायत्री आकर के अपनी बेटी के पास बैठती है और उससे पूछने लगती है कि बेटी क्या बात है, तू इतनी रो क्यों रही है, तेरा चेहरा उदास क्यों है। और इस तरह से लड़की संजना आज अपनी चुप्पी तोड़ देती है और फिर वो रोते रोते अपनी माँ को पूरी कहानी सुना देती है। संजना बताती है कि दो लड़के सूरज और करण है जो कि पिछले ही महीने से उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन दोनों लड़कों ने मेरे साथ कई बार गंदा और गलत काम किया है। गायत्री जैसे ही अपनी बेटी संजना की सारी बातों को सुनती है तो फिर उसी समय गायत्री अपने पति के पास फोन करती है और अपने पति को घर पर बुलाती है। जैसे ही रामवीर अपने घर पर पहुंचता है तो फिर अपनी पत्नी गायत्री से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मुझे ऐसे दुकान पर अचानक से घर बुला लिया। इसके बाद जो ये गायत्री होती है वो अपनी बेटी की पूरी ही बीती हुई कहानी अपने पति रामवीर को सुना देती है। अब रामवीर जैसे ही अपनी बेटी संजना की बीती हुई पूरी कहानी को, पूरी दास्तान को सुनता है गायत्री के मुंह से तो फिर रामवीर के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अब दोस्तों जो ये रामवीर था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब रामवीर इसके बाद अपने घर में हथियार देखना शुरू कर देता है। गायत्री कहती है कि तुम बेकार में इतना गुस्सा मत करो, बल्कि हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन रामवीर जो है वो अपनी पत्नी गायत्री और अपनी बेटी संजना को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर घर के अंदर से एक बड़ा सा गंडासी उठाता है और गंडासी लेकर के अकेला ही घर से बाहर निकल जाता है। रामवीर सीधा ही जो है वो अब सूरज के बैठक में जाता है और सौभाग्य की बात यह थी कि बैठक में उस वक्त सूरज और करण एक साथ ही बैठ करके शराब भी पी रहे थे। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा भी हो चुका होता है। रामवीर सबसे पहले इस लड़के सूरज के पास जाता है, उसके सिर में उस गणासी से वार करता है और सूरज जो है वो तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों तभी करण जो है वहां से भागने का प्रयास करने लगता है। अब जो ये रामवीर होता है वो करण के भी सिर में उसी हथियार से वार कर देता है और करण भी वहीं नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद जो ये रामवीर थे वो लगातार इन दोनों ही लड़कों पर उस हथियार से वार करना शुरू कर देते हैं। रामवीर इन दोनों ही लड़कों के हाथ पैर तक काट देता है और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो रामवीर होता है वो इस लड़के सूरज के मतलब कि इतना ज्यादा वार करता है कि सूरज जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। और फिर रामवीर जो है वो इस दूसरे लड़के करण के भी सिर में कई बार उस गणासी से वार करता है, जिसकी वजह से करण भी इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन रामवीर के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा था कि फिर वो इन दोनों लड़कों पर लगातार इनके मारने के बाद भी वार करता रह जाता है। देखते ही देखते पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और अब इन्हीं गांव में से एक लोग में से दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और फिर आधे घंटे के अंदर घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंचने के बाद दो लड़कों को शव जो है वहां पर बरामद करती है, जिनको पंचनामा करने के बाद उन दोनों को ही पोस्टमार्टम के लिए भेज